saya bondo joko lika air pa linya kono sanang aben taite chilke ke nan बिल पास है ना मंत्रिमंडल रे एन लो तेगे इपेन इपेन राजनीतिक पार्टी को चिलके ची जामु मो राजात भाजपा मेन लेका इपेन इपेन राजनीतिक पार्टी को अपन अपन पक्ष कुर किया तना कि ओकोन राजनीतिक पार्टी में तना चिन्ना तो सांगी ढांचारे हमला लोकतंत्र विरोधी में लेकना ओंडो ओकोन ओकोन राजनीति को मेने तना चिन्ना तो ऐतिहासिक कदम तना में लेकना एन रे तो नेन रे अबिना चिकन राय तना। देखिए, संघीय ढांचा का जहां तक बातें हैं, संघीय ढांचा का मतलब विधि बनाने से संबंधित, ये संविधान का 225 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में संघीय ढांचा का निर्धारण हुआ है। संघ सूची पर कौन बनाएगा, राज्य सूची पर कौन बनाएगा और समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा, ये है संघीय ढांचा। तो वर्तमान समय में संघ सूची का 72 विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल को चुनाव कराने का है। ऐसा स्थिति में संघ को पूरा पावर है कि भाई वो लोकसभा से संबंधित और राज्य विधानमंडल से संबंधित कानून बनाने का उसको अधिकार है। इसीलिए संघीय ढांचा पर हमला का बातें नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन यदि वो पंचायत की बातें आती और नगरपालिका चुनाव की बातें आती तो हम बोल सकते हैं कि ये राज्यों का निचले स्तर का मामला है, स्थानीय स्वशासन का मामला है, इसीलिए वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग काम करेगा। लेकिन क्योंकि ये लोकसभा और विधानसभा का है तो उसके तहत आपका संघ को पावर है और राज्यों को भी पावर है 37 के तहत में। लेकिन राज्य सरकार केंद्र यानी संघ ने जो कानून बनाए उसी के तहत ही इसका इलेक्शन होना है। ऐसा स्थिति में ये कहना कि पूरी तरह की संघीय ढांचा का उल्लंघन है, पूरी तरह यह सच्चाई नहीं है। ये संघीय ढांचा का हमला पूरी तरह से नहीं है, थोड़ी उनकी स्वायत्तता है इस संबंध में। दूसरा, ऐतिहासिक जो घटनाएं या कहा जा रहा है कि भाई अभूतपूर्व है। पहले ही मैंने कहा कि देश में जो समस्याएं हैं, क्या इस चुनाव से देश की 100 साल में हम उस लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे जैसे प्रधानमंत्री महोदय आज कहते हैं, स्वर्णिम भारत हम बनाएंगे। आज़ादी का जब देश आज़ादी का 100 साल होगा तो हम स्वर्णिम भारत बनाएंगे और एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आपके पास मात्र आज 2024 है, आपके पास मात्र कुछ साल बचा हुआ है, 22 साल बचा हुआ है। क्या 22 साल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स देश की स्थिति है, गरीबी में का जो सूचकांक है, बेरोजगारी का जो सूचकांक है, उत्पीड़न का जो सूचकांक है, अब 22 साल में कर देंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये जुमलाबाजी हो सकता है क्योंकि आज के समय 78 ईयर में आपने कुछ नहीं कर पाया, महिला शोषण पर कुछ नहीं कर पाया, स्वशासन पर नहीं बन पाया, तो 22 ईयर्स में आप कैसे कर लेंगे? 2047 तक में आप कैसे कर लेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक जिसमें आपने कहा है कि संघीय ढांचा बहुत सारे राजनीतिक दलों में, कुछ राजनीतिक दलों को तो समझना चाहिए कि संघीय ढांचा क्या होता है। खास करके मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से बात करूँ। संघीय ढांचा का मतलब है स्वशासन की जो व्यवस्थाएं हैं इस संविधान में, पंचायत राज अधिनियम और शेड्यूल एरिया के लिए पी पेशा अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, ये 73 अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन के उपरांत निचले स्तर पर एक और सरकारें बनाने का प्रावधान करता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा केंद्र में सरकारें बनती है और राज्यों में सरकारें बनती है। उस निर्वाचन आयोग के यदि इलेक्शन होता है तो सरकारें बनती है, केंद्र सरकार बनती है, राज्य सरकार बनती है। यदि राज्य निर्वाचन आयोग के तहत जो 73 संविधान संशोधन का आर्टिकल 243 का के, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग का गठन की व्याख्या है, यानी ये निचले स्तर पर एक और सरकार बनाने की बात करती है और 11वीं अनुसूची पर काम करती है और राज्य सरकार 7वीं अनुसूची पर काम करती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग यहाँ के मुखियाओं को, जिला परिषदों को और प्रमुखों को अपने अधीन पंचायती राज मंत्रालय के अधीन एक स्टाफ के रूप में रखा है। ये तो संघीय ढांचा का पूरा उल्लंघन है, क्योंकि संघीय ढांचा का मतलब है आपने इलेक्शन किया यानी एक सरकार है, स्थानीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर एक सरकार बन चुकी है, उसको 11वीं अनुसूची पर बनाने का अधिकार है, पूरा वित्तीय पर उसको लेने का अधिकार है, लेकिन डायरेक्ट हमला कर रही है। और ऐसे स्थिति में केवल 1 नेशन और 1 इलेक्शन पर संघीय ढांचा का केवल आरोप लगाना ये सही नहीं है। इसीलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि नेताओं से सब पहले तो आप संविधान सब पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद आप विधानसभा सब में पहुंचने का प्रयास कीजिएगा।
तो निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रणाली में क्या सुधार किया जाना चाहिए? ये सबसे अच्छा मुद्दा है आज के समय में। यदि वन राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन की जब बातें हो रही है, तो आज यदि देश की स्थिति इस स्टेज में पहुंची, एक समय TN सेशन भी था जो चुनाव के मुद्दा में सबसे अच्छा मतलब कानून बनाया उसने, तो आज निर्वाचन आयोग को समझना चाहिए कि 78 इयर्स की समीक्षा करना चाहिए निर्वाचन आयोग को, क्योंकि निर्वाचन आयोग से पूरा शासन तंत्र गाइड हो सकता है। हमारे पास 22 साल करीब बचे हुए या 24 साल बचे हुए, 100 साल पूरा होने में, आज़ादी का 100 साल। इन आज़ादी का 100 साल में हमें बहुत अभूतपूर्व काम करना है, तो निर्वाचन आयोग को अभूतपूर्व काम करना होगा। स्वायत्त शासित संस्था है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, भारत सरकार के अधीन नहीं है, राज्य सरकार के अधीन भी नहीं है। इसको ये काम करना चाहिए कि यदि भारत का संविधान लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा है, तो इसको सुनिश्चित करना होगा। अर्थात जनप्रतिनिधि यदि गलत कानून बनाता है, असक्षम है, तो रिकॉल करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को बनवाना चाहिए, सिफारिश करना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो कुछ नहीं कर पाया, कानून नहीं बना पा रहा है, केवल योजना है, क्योंकि वो विधि बनाने के लिए भेजे, वो सही नहीं है, तो रिकॉल करने का अधिकार अब जनप्रतिनिधियों में, जनताओं में वापस कीजिए, क्योंकि जनता उन्हें अपना पावर दे। वापस दीजिए हमको, अब 2 साल के अंदर वापस आइए, 1 साल के अंदर आइए, ऐसा करें तो लोकतंत्र सही होगा। दूसरा, आज के समय में सबसे अच्छा यदि सुधार की बातें होती है, आज के समय में देश में सांप्रदायिकता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसका रीजन क्या है? राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाता, जिसको हम मतदाता बोलते हैं, लेकिन वो शासन सत्ता के मालिक हैं, हम लोग शासन सत्ता के मालिक हैं, उनको कार्यकर्ता बनाता है। अब सोचिए, राजनीतिक दल क्या है? संविधान में राजनीतिक दल नहीं है। ये लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत निबंधित एक संस्था है। ये संस्था के लोग संविधान में शासन सत्ता के मालिक यानी मतदाताओं को, जनता को अपना कार्यकर्ता बनाती है। कोई बीजेपी के कार्यकर्ता बनते हैं, कोई जेएमएम के कार्यकर्ता बनते हैं, कोई आजसू के कार्यकर्ता बनते हैं, कोई राजद के कार्यकर्ता बनते, कोई शिवसेना के कार्यकर्ता। यानी एक गांव, एक समाज में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का जमघट होता है और आपस में वो लोग तू मैं करके आपस में लड़ते हैं, यानी फूट डालो और शासन करो। ये बिखरा हुआ है समाज की, इसमें प्रतिबंध होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के स्थान पर राजनीतिक दलों के द्वारा जनता को आप कार्यकर्ता नहीं बनाओगे, क्योंकि वो लोकतंत्र के मालिक हैं। उसको, आपको यदि इलेक्शन करना है तो एजेंडा लाइए कि 5 साल में आप क्या कानून बनाने वाले हो, क्या परियोजनाएं बनाने वाला, एफिडेविट के साथ में, ताकि धोखा ना हो। आजकल तो झूठा वादा हो जाता है, झूठी घोषणाएं होती है, उसके कारण आपको एफिडेविट में देना होगा कि हम 5 साल में ये कानून हम बनाएंगे। यदि हम कानून नहीं बना पाते हैं, वहां बहस नहीं कर पाते हैं, तो रिकॉल करने का आपको अधिकार है, हमको हटा दीजिए, ये होना चाहिए। तीसरा एक पहलू है इसमें, वन नेशन वन इलेक्शन के स्थान पर यदि हम निर्वाचन आयोग का बातें करें, तो निर्वाचन आयोग के सामने तो एक चुनौती और भी है, जिसको उसको समझना चाहिए। आज के समय में जनता सबसे ज्यादा कठिन दौर से गुजर रही है, तो उसके लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई ऐसे कानून हम बनाएं कि ब्यूरोक्रेट्स और न्यायपालिका सारे जनता के प्रति उत्तरदायी बने। इसमें भी सुधार की जरूरत है आज के समय में, क्योंकि तभी पहले भी मैंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिलता है गरीबों को। जमीन अधिग्रहण होता है, जमीन अधिग्रहण के केवल में कोर्ट में यदि जाते हैं तो उनके पास, हमारे पास पैसा नहीं होता है। इसीलिए आज के समय में हमें वो भी चाहिए कि यदि हम निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो इसमें भी उनको सुधार करना चाहिए। दूसरा, विधि के समझ समता का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। हाल फिलहाल में आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर की बातें आई, तो वन नेशन वन इलेक्शन के स्थान पर निर्वाचन आयोग को ये काम उठाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ पाए, चाहे क्षेत्रीय दल के रूप में हो या एक आम आदमी। आज के समय में राजनीतिक दलों के पास इतना ज्यादा पैसा है, कंपनियां देती है या चंदा के द्वारा वो देते हैं, उनके पास अरबों खरबों रुपए है। कोई 2 करोड़ खर्च करता है जो दिखता नहीं है, कोई 5 करोड़ खर्च करता है, तो विधि के समझ क्षमता कैसे हो गया? यदि आज हम रियांश जी या मैं खुद लड़ने चाहूँ तो मेरे पास पैसा नहीं है,
तो निर्वाचन आयोग ने या भारत सरकार ने क्या कानून बनाया कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, मैं भी राजनीतिक दलों के समानांतर मैं भी खड़ा हूं, मैं चुनाव कैसे लड़ सकता हूं, क्योंकि उनके पास तो ज्यादा पैसा है। तो निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि पैसा का जो खेल है वो पूरी तरह न्यून हो, पैसा खर्च ना हो इस लोकतंत्र चुनाव में। आपको वो व्यवस्था करना होगा कि आने वाला समय में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इसमें पैसा का फ्लो राजनीतिक दलों के द्वारा ना किया जाए, तभी आप निष्पक्ष लोकतंत्र की बात कर पाएंगे, विधि के समक्ष समता की बात करेंगे। चौथा, कार्यकर्ताओं को आप कार्यकर्ता बनाने के चलते निष्पक्ष नहीं होता है, भले ये लोगों को लगे कि ये निष्पक्ष लोकतंत्र, बिल्कुल गलत। आप एक कार्यकर्ता को सालों साल तक विधायक निधि से उसको पैसा देते हैं, लोकसभा के सदस्य सांसद निधि से उसको आप पैसा देते हैं, आप परमानेंट उसको अपने कार्यकर्ता बना लिए हैं और हर महीना कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, तो आपके लिए तो परमानेंट मतदाता हो गया ना। तो परमानेंट मतदाता आप यदि बना तो निष्पक्ष लोकतंत्र कैसे हो? वो तो आपको वोट देगा ही। आज के समय में निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि जो कार्यकर्ता बनाने का जो प्रोसेस है राजनीतिक दलों के द्वारा, ये निष्पक्ष नहीं है, ये पक्षपात है। एक अपना परमानेंट पैसा दे करके बनाए जाने वाले लोगों को एक तरफ गुट बना रहा है, ये गुटबाजी है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं, यदि इस पर निर्वाचन आयोग यदि काम करेगा तो ये लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता का द्वारा जो शासन है, ये एक्चुअल में हमारा लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो संविधान के अनुसार हमें लगता है कि ये यही होना चाहिए फ्यूचर में। यदि हम ऐसे ही करते हैं तो आपस में भाईचारे की भावना, एक भाई भाई के बीच में लड़ेगा, बहन माँ बाप बेटी सबों के बीच में, क्योंकि राजनीतिक दल उन्हें अपना कार्यकर्ता बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा राजनीतिक दलों के पास में ये उसकी बहू कहीं और है, उसका भाई पति कहीं और दलों से लड़ रहा है, तो आपस में तो लड़ाई होगा। तो अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा है। राष्ट्रीय एकता का और अखंडता को देशवासियों से खतरा नहीं होता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को यदि कोई सुनिश्चित करता है वो बंधुत्व की भावना है। संविधान में भी यही लिखा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना को बनाए रखना है। लेकिन राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के लिए इस भावना को कुठाराघात कर रहा है। आज बंधुत्व की भावना खंडित हो रही है। देश में भाषागत अंतर है, प्रांतीय अंतर है, जातिगत अंतर है, सांप्रदायिकता अंतर्गत, धर्मगत अंतर्गत, हम कई धर्मों के लोग हैं, कई जाति संप्रदाय कई लोग हैं। तो ऐसा स्थिति में यदि आप एकजुटता की बात करेंगे तो इन समूहों के बीच में बंधुत्व की भावना को सुनिश्चित करना होगा। आपका न्यायिक व्यवस्था ऐसा लगे कि सबके लिए, सबके लिए, अमीर और गरीब। दूसरा, एजुकेशन, आपका एक समान एजुकेशन क्यों नहीं? एक कहीं सीबीएसई कहीं हो रहा है, एनसीईआरटी कहीं हो रहा है। पैटर्न, एक पैटर्न बनाइए एजुकेशन को, एक हेल्थ स्वरूप, अमीर भी उसी हॉस्पिटल में करेगा, गरीब भी वही हॉस्पिटल, एक समान कीजिए। न्यायिक व्यवस्था अमीरों के लिए भी वही होना चाहिए, गरीबों के लिए। यानी सारी की सारी चीजों में आपको एक समान यदि हम लाएंगे तो आजादी का 100 साल में हम आत्मनिर्भर भारत और स्वर्णिम भारत हम बना पाएंगे। अन्यथा 100 साल के बाद भी राजनीतिक दल तो अमीर हो जाएंगे, नेता अमीर हो जाएंगे, लेकिन आम जनता अमीर नहीं होगा। ऐसा ही शोषित और दबे कुचले रहेंगे। ऐसा स्थिति में हमें आज के समय में वन नेशन वन इलेक्शन पर ना करके कई और चीज़ों पर बदलाव करने की जरूरत है, जिससे लगे कि ये लोकतंत्र जनता के लिए है। यदि निर्वाचन आयोग को या प्रधानमंत्री या जो भी मंत्रिमंडल है, कानूनी विद को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से यदि भारत का संविधान की उद्देश्य का प्राप्ति होती है तो वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। लेकिन उसको समीक्षा करना होगा कि भारत का संविधान का उद्देश्य का, जिसमें लिखा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए, रोजगार और अवसरों में समता का अधिकार देने के लिए, व्यक्तिगत स्वातंत्र, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, यदि इस वन नेशन वन इलेक्शन से यदि सही होता है तो आप इसको कीजिए। अगर नहीं होता है तो वन नेशन और वन इलेक्शन एक जुमला केवल है।
आप देश को गुमराह कर रहे हैं। आज आपके समय जो चुनौतियां हैं इस पर आप फोकस कीजिए। हम तो प्रधानमंत्री से लेके राज्य के सरकारों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकारों को भी हम करेंगे। हमने 78 ईयर्स देखा है आज़ादी का। इन आज़ादी के 78 ईयर में अब तो हमको समझना चाहिए कि देश को किस दिशा की ओर लेके जाना है। ये देश हमारा है, हम सबका है। इसलिए हमको इस पर और बुद्धिजीवियों को भी हम आग्रह करेंगे कि ये राष्ट्र आपका है, ये संविधान आपका है, इसके प्रति आप वफादार बनिए। इसको सही रूप से सही लोगों को चुन के भेजिए। अगर सही लोगों को चुन के नहीं भेजेंगे तो संविधान भी दोषपूर्ण साबित होगा।